दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 10 के बचे हुए प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न, हमने चौथा प्रश्न कर लिया था, पांचवें प्रश्न में चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारा अरविंद है उसको सबसे पहली बात तो एक अच्छी सी पोशाक पहननी होगी, साथ ही साथ उसको मूछ भी लगानी होगी, क्योंकि जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो मूछ लगाते थे, मूछ उनकी होती थी, दाढ़ी होती थी और वो मूछों को हमेशा ताव देते रहते थे। साथ ही साथ अरविंद को एक तलवार लेनी होगी, और तलवार कैसी लेगा वो, जिसके ऊपर सिल्वर का वो जो फॉइल नहीं होता, एल्युमिनियम फॉइल, वो लिपटा हुआ हो ताकि किसी को हानि ना पहुंचे। और चौथी बात, हमारे अरविंद को एक वीणा भी ले लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो समुद्रगुप्त थे वो बड़े ही कला प्रेमी थे, उनको कला से लगाव था। और साथ ही साथ अगर अरविंद को कोई कविता आती है तो वो भी अगर रिसाइट कर दे तो बात ही अलग है ना। तो ये अपनी कल्पना शक्ति के सहारे, और मैंने जो आपको नोट्स बताए हैं, जो बिंदु बताए हैं, उनके सहारे आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 6, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न कहा जा रहा है कि जो प्रशस्तियां थी उनको पढ़ के आम लोग को समझ में आता था कि क्या लिखा होगा। आप अपने जो भी आपने आंसर लिखा है उसका कारण बताना है, रीजन बताना है। तो सबसे पहली बात तो आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वे संस्कृत में होते थे। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम आदमी सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था। तो प्रशस्तियों को ये आम लोग नहीं पढ़ पाते थे। प्रशस्तियां ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, और पहले के वक्त में जो आम लोग थे उन्हें प्राकृत भाषा आती थी, वो संस्कृत नहीं समझते थे, और इसी वजह से वो इनको नहीं पढ़ पाते होंगे, इन प्रशस्तियों को नहीं समझ पाते होंगे, और जो भी इनमें लिखा होगा उनको ये कॉम्प्रिहेंड नहीं समझ, मतलब कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है नहीं समझ पाते होंगे। और इस वजह से यहाँ पे जो भी लिखा होता है इस प्रशस्तियों में कई बार वो एग्जेजरेशन होता है, यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होता है। तो ये थी हमारा प्रश्न 6। अब अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न 7 पे। 7 में कह रहा है, अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी वंशावली बनानी है और उसमें किस किस को आप शामिल करना चाहोगे, और चार्ट भी बनाना है इसके लिए। तो आपको ये खुद करना है क्योंकि ये आपके कल्पना शक्ति के विकास के लिए दी गई है, और प्लीज इसे जरूर करना है क्योंकि बहुत मजा आने वाले है। अपने दादा दादी या फिर अपने पिताजी से या माताजी से अपना क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, और वो आपको हेल्प करके बता देंगे। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 8। आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? तो उत्तर है इसका, हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटनाएं होती है। युद्ध सामान्यतः दो देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूह के बीच में लड़ा जाता है, जबकि सामान्य लोगों का युद्ध के पीछे के मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता। तो देखो क्या होता है कि आज जो भी युद्ध हो रहे हैं उनके अंदर दो देश आपस में लड़ते हैं या कुछ देशों का समूह एक दूसरे से लड़ता है, और यहाँ पे आम लोगों का कोई खुद का मोटिव नहीं होता, पर्सनल कोई उद्देश्य नहीं होता कि अरे मैं इससे लड़ाई करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगा, नहीं होता। लेकिन फिर भी इन लोगों को क्या करना पड़ता है, इनमें लड़ना पड़ता है और अपनी जान गंवानी पड़ती है ना। तो यहाँ पे जब लोगों की जान जा रही है तो इससे ज्यादा असर तो हम और कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि उनके जान जाने से क्या होगा, एक तो उनकी खुद की जान गई और उस पर से उस इंसान के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको भी हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है मानसिक रूप से, और वो तनावग्रस्त होता है ना। तो आगे देखिए, वे युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, जो जनसाधारण है, जो लोग इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं और इनका कोई दोष भी नहीं होता, वे अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को पीछे छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो
वो क्या करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मारे जाते हैं, तो उनके पीछे कौन बच जाता है? अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं, यानी क्योंकि जो विधवा स्त्री है, जो उनकी वाइफ है, वो क्या होती है, वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, उनके बच्चे रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। अगर उनकी शादी नहीं होती है तो उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो रोते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी बच्चे को खोने का गम बहुत ज्यादा होता है, अपने को खोने का गम बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति बने कभी भी। साथ ही साथ एक पर्सनल हानि के साथ साथ, मतलब जनसाधारण की हानि के साथ साथ संसाधन भी नष्ट होते हैं, क्योंकि सेना को क्या पहुंचाना होता है, हमारे सरकार को खाना पहुंचाना होता है, उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अंदर संसाधनों का भी नाश होता है। सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं, विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लगता है, यानी कि पूरी जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाती है। देश के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पूरे देश को व्यवस्थित करने के लिए वक्त लग जाता है। जो डेवलपमेंट की चीजें हो रही है, विकास की चीजें हो रही है, जैसे कि स्कूल बनाए जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है उस वक्त, ताकि युद्ध में लड़ रहे हैं सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सके। तो ये सारी चीजें, ये असर है जो हमें युद्ध के अंदर देखने को मिलता है, आम लोगों पे भी और पूरे के पूरे देश के ऊपर भी। तो ये था हमारा अध्याय 10 के प्रश्न उत्तर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में चलते हैं, जहां पे हम ऐसे ही एक मजेदार चैप्टर को करने वाले हैं। सो कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। टिल देन, बाय बाय।